नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 10 के हिस्ट्री में हम लोग आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसे कि आप सबको इसके हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग आज नेशनलिज्म की बात करने वाले हैं, राष्ट्रवाद की बात करने वाले हैं। ISM इस वर्ड में जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि नेशनल में जब ISM वर्ड जुड़ गया तो ये एक आइडियोलॉजी बन गई, एक आदर्श बन गया लोगों के बीच। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो नेशनलिज्म मूवमेंट जो है और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये दोनों जो है वो लगभग सिमिलर है। और इसमें हम जब बात करेंगे तो ये पता चलता है कि जब लोग राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र को एकजुट होकर के जब एक बनाना चाहते हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और जब देश के प्रति ये जो लगाव की भावना आती है देशभक्ति की, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के होने के बाद भी क्या होता है कि आपस में सब जो है वो मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि क्लास में टीचर ने आपको पनिशमेंट दिया है और उसके बाद में फिर एक को निकाला बाहर, फिर और भी बच्चों को बाहर निकाला, तो अब सब मिल करके, एक बच्चा अकेले बाहर हल्ला नहीं करता है, सब मिल करके फिर क्या हो जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं और तब जा करके फिर वहाँ पे शैतानी करना शुरू करते। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप देखोगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन होता है उसमें लोग अपने देश के प्रति डिवोटी हो जाते हैं, राष्ट्र से जो प्रेम होता है तो राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती है और ये लोगों के अंदर एक सोशल ग्रुप को बिल्कुल भी डेवलप करती है कि लोग आपस में मिल करके वन नेशन, वन कंट्री और वन आइडेंटिटी के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और बिल्कुल भी फ्रीशिप चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग फिर अगर देखें नेशनलिज्म इन इंडिया की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये पता ही है आप सबको कि भारत में लगभग 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश रूल है, वो रहा था। और 16th सेंचुरी में भारत ये आए थे ब्रिटिशर्स, और इन्होंने भारत को एक कॉलोनी की तरह यूज़ किया था और यहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर दिया था, इन्होंने उपनिवेश बना दिया था भारत को। तो ये चीज़ें आप पहले भी आपको पढ़ने का मौका मिला होगा। तो आज हम लोग इसके छोटे छोटे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, और इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या असर हुआ था। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसका ये असर हुआ था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के, तो ये सबको फाइनेंस किया जाता था इनकम टैक्स के थ्रू, और भारत में टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके। आप साफ शब्दों में अगर इसको समझना चाहो तो जितने भी सैन्य अभियान जो चल रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ब्रिटेन के, उन सब का जो पैसे का भार था वो सब भारत में टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके भारत से वसूला जा रहा था। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि जो वॉर ईयर्स थे इसमें अगर देखा जाए तो 1914 से लेकर के 1918 तक कॉमन पीपल जो है उनको वॉर प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था, और आम इंसान जो है, जो कॉमन पब्लिक है, उस पे इन टैक्सेस को इम्पोज कर दिया गया था, हर चीज़ का दाम जो है वो बढ़ा दिया गया था। उसके अलावा है कि भारत के जो गांव थे वहाँ से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, छोटे छोटे युवा लड़कों को पकड़ करके ये लोग, और उसके बाद में फिर लड़ने के लिए भेज देते थे वर्ल्ड वॉर में। तो ये भी एक असर था भारत पे। उसके अलावा आप देखोगे कि क्रॉप फेलियर भी हुआ था भारत के अलग अलग हिस्सों में, और जिसका ये रिजल्ट हुआ था कि यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो गया था, भारत में बिल्कुल भी खाने की कमी भी हो गई थी, क्योंकि क्रॉप्स फेलियर जो है उसके कारण सबसे ज़्यादा असर पड़ा था ग्रामीण क्षेत्रों पे और भोजन पे, और भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो असर पड़ना तो लाजमी है यहाँ पे। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हो कि लगभग 12 to 13 मिलियन, यानी कि लगभग 1.2 और 1.3 करोड़ पीपल जो हैं वो इस समय में मरे थे। और रीज़न क्या था, कहीं पे बाढ़ आई थी, कहीं पे ऐसी बीमारियां जो है वो फैल गई थी, तो उसके कारण बहुत लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भारत पे।
अब है कि मिलियन, तो 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है, और 12 to 13 मिलियन की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग आपका 1.2 और 1.3 करोड़ के बराबर होता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ये जो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, सत्याग्रह। ठीक है, तो अब ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो सत्याग्रह है ये आइडिया किनका था। तो ये आइडिया लेकर आए थे महात्मा गांधी, जिसको पूरा नेशन ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो बापू के नाम से जानती है। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जो है वो जब भारत वापस लौटे जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल भी यहाँ पे भी वही स्थिति है जो आपका रेसिस्ट रिजाइम था साउथ अफ्रीका में, तो उसी तरह से यहाँ पे भी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है वो भारतीयों पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक मास एजिटेशन, एक बड़े समुदाय को ये समझाने की कोशिश की कि कैसे सत्य और अहिंसा के थ्रू सत्य का आग्रह करके और उसके बाद में फिर अपने डिमांड्स जो हैं उनको फुलफ़िल किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया भारत के अलग अलग हिस्सों में, जिनमें कि आप आगे चल के जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें आप पढ़ोगे कि बिहार, गुजरात और कुछ अलग अलग प्लेसेस पे किस तरह से महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह का इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसके आगे हम लोग जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो वो इस चैप्टर में सारा रिलेट करता है महात्मा गांधी से ही। महात्मा गांधी के अलग अलग आंदोलनों की कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपके जो क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत से प्यार कीजिए, देशभक्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।